आफ्टरनून। आज हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट्स के सेकंड लेक्चर्स पे मूव करेंगे, है ना। एक लेक्चर हम लोग कर चुके हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स होता क्या है, कैसे काम करता है, और ये जो एक्सरसाइज है ये काफी इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं। आज के जो क्लास होगा, अच्छा आज का कैमरा क्वालिटी अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं, शायद तो है तो वही सब सारा चीज। हो सकता है बहुत दिन बाद देख रहे होगे, 2 दिन बाद, इसलिए चलिए। आज जो क्लासेस हम लोग करेंगे बेसिकली वैसे बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस है जो 12th में इस बार एग्जाम दे रहे हैं, बोर्ड्स का एग्जाम दे रहे हैं। तो ज्यादातर क्वेश्चंस हम लोग उसी टाइप का लेंगे कि आप बोर्ड्स में आए और बन जाए। बोर्ड्स के व्यूज ये काफी इंपॉर्टेंट है। आदित्य एक और क्लासेस होता है आदित्य हमारा, उसके बाद 4 बजे से, तो वो एक दिक्कत होता है। उसके बाद 3:30 से लोग भागने लगते हैं, तो वो थोड़ा सा दिक्कत है। 15 मिनट तो हम इसलिए डिले कर रहे हैं कि 2 बजे तक जिनका एग्जाम हो 2:15 में आ जाए। तो चलिए इसमें हम लोग बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं, हम लोग काम बहुत है। उम्मीद करते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हम लोग थोड़ा सा सीख गए, है ना। हम लोग जान गए कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स में अगर ये जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरह का होता है, और क्यों होता है इसके बारे में हम लोग बात की है। और अगर कोई बच्चा यहां से क्लास कर रहा है तो उसको ये बात सिर्फ जानना होगा कि अगर इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, बस उसको इतना ही जानना होगा, तब आप बोल सकते हैं देन ये रिजल्ट जो होगा वो प्रोबैब ऑफ ए इंटू प्रोबैब ऑफ बी होगा। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन प्रोबैब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबैब ऑफ ए इंटू प्रोबैब ऑफ बी, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट होगा तो। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कई बार इंडिपेंडेंट लिखता नहीं है, बट हम लोग को समझना है कि इंडिपेंडेंट का एग्जाम्पल्स है या क्वेश्चन है। स्टार्ट। एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे, एक मिनट। जैसे क्वेश्चन है कि अमित एंड निशा, अमित एंड निशा appear for an interview, appear for an interview for 2 vacancies, vacancies in a company, the probability of Amit's selection is, the probability of Amit's selection is 1/5, and that of Nisha's selection is 1/6. Okay, what is the probability that, the question आपसे पूछ रहा है कि what is the probability that इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखते हैं क्या। पहला both of them are selected was the first question। इसी के अंदर एक और क्वेश्चन है कि बताइएगा one of them, only one of them is selected, and third is none of them is selected। देखिए, क्वेश्चन पढ़ चुके हैं आप लोग, दिक्कत नहीं आना चाहिए क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। 2 लोग हैं, अमित और निशा, किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं। हाँ वो ठीक कर दिए, अब दिख रहा होगा।
अमित and निशा appear for an interview for 2 vacancies in a company. किसी कंपनी में 2 वैकेंसीज है और अमित और निशा उस वैकेंसीज के लिए जा रहे हैं, उस जॉब के लिए जा रहे हैं। तो बोला है कि अमित के जो सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी है वो 1/5 है और निशा के सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी 1/6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम आर सिलेक्टेड? क्या प्रोबेबिलिटी कि दोनों का सिलेक्शन हो जाएगा? देखिए, क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले हम लोग को कुछ बात को समझना होगा। अगर हम इस बात को समझते हैं तो हमारे लिए अच्छा। एक बात बताइए कि अगर सिर्फ एक पोस्ट होता और 2 लोग जाते हैं, तो ये एग्जांपल डिपेंडेंट था या इंडिपेंडेंट था? रिपीट कर रहे हैं फिर से, अगर एक ही पोस्ट होता, सिर्फ एक पोस्ट, यहाँ 2 पोस्ट बता बोला ना, एक पोस्ट होता और 2 लोग जाते उस पोस्ट के लिए, तो वो एग्जाम्पल डिपेंडेंट होता या इंडिपेंडेंट होता? जल्दी जल्दी लिख सकते हैं, लिखिएगा तो मुझे समझ में आएगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, मिली जुली सरकार है, ज्यादातर लोग डिपेंडेंट की तरफ जा रहे हैं। ज्यादातर जो आया है मैसेजेस वो डिपेंडेंट के लिए। कई लोगों ने इंडिपेंडेंट भी दिया, जैसे शिल्पा का इंडिपेंडेंट है। एक बच्चा बीच में और इंडिपेंडेंट दिया था, शायद आदित्य था या कौन था, ध्यान नहीं दिए। बाकी मैक्सिमम लोग डिपेंडेंट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, पहले हम समझते हैं। प्राची, बोर्ड ब्लर आ रहा है, सभी के साथ है ऐसा क्या? बहुत दिन बाद इस तरह का सुनने को मिल रहा है। नहीं प्राची, थोड़ा सा देखो तुम अपनी तरफ से, इन लोगों को ब्लर नहीं लग रहा है। ओके, 5G यूज कर रहे हैं आप लोग कहाँ? इसके बाद भी आप लोग बोल रहे हैं, त्रिपुरारी भी बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंट का मामला है ना। चलिए बात करते हैं। नॉर्मल के तरीके से सोचते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन को बस सोचना है, एक बार सोच लिए तो ये क्वेश्चन तो छोड़िए, इसके आगे वाला भी क्वेश्चन हम लोग से बनना चालू हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आप ही लोग, आपको मालूम पड़ा कि कहीं पे वैकेंसीज है, सपोज आप लोगों को मालूम पड़ा कि कहीं वैकेंसीज है, आप इंजीनियर बन गए या जो भी आपको बनना है वो बन गए, और उस सिलसिले में आपको पता चला कि वैकेंसीज है। तो मान लीजिए कि 100 बच्चे किसी कंपनी में जाते हैं 5 पोस्ट के लिए, 5 पोस्ट, और कितने लोग जा रहे हैं? 100 लोग जा रहे हैं। 100 लोग जा रहे हैं 5 पोस्ट के लिए किसी कंपनी में। तो जब आप जाते हो तो एक प्रोसेस होता है, पूरा इंटरव्यू प्रोसेस होता है, या उनके जो लेने का तरीका है वो पूरा प्रोसेस करते हैं। किन किन लोगों को करते हैं? क्या वो शुरू में जो 5 लोग आए हैं सिर्फ उन लोगों को करते हैं और छठे से बोलना चालू कर देते हैं, भाई तुम्हारा तो सिलेक्शन अब नहीं हो पाएगा क्योंकि हमने जो शुरू में 5 आया है उनको ले लिया है? ऐसा होता है? उन 100 का प्रोसेस होगा या उन 5 का होगा जो शुरू में आए हैं? क्या लगता है आपको? बोलिए। 100 का होगा, आप मानते हैं ना 100 का होगा? चलिए, मतलब आप इस बात के लिए सहमत हैं कि उन 100 का प्रोसेस होगा पूरा, जो उनका रूल्स है, जो भी तरीका है कंपनी का किसी भी कैंडिडेट को लेने का, वो सारा 100 के साथ होगा। अब उनमें जो बेहतर होगा, अब उनमें जो बेहतर होगा, ठीक है। अब हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि मेरा आईआईटी में इसलिए नहीं हुआ कि उस टाइम में 5000 लोगों का हो चुका था, हम लोग में 4200 सीट था। तो हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि मेरा आईआईटी में इसलिए नहीं हुआ कि 4200 का हो चुका था। अगर वो 4200 का नहीं होता तो मेरा हो जाता। क्या ये करेक्ट है बोलना? तो मतलब आप बोले कि ये डिपेंडेंट मामला है, ये डिपेंडेंट मामला है? नहीं है डिपेंडेंट। कैसे डिपेंडेंट है? मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ कि उन लोगों ने जो क्वेश्चंस दिया था या उन लोगों का जो अपना एक बनाया था, ठीक है, उसको मैंने पार नहीं कर पाया। बात समझिए, जो एक बना हुआ है, अगर जब तक आप उसको पार नहीं करिएगा तब तक आपको कैसे लेगा? एक कट ऑफ होता है, जब आप कट ऑफ नहीं क्रॉस किए तो आपका नहीं होगा। सिंपल सा बात है। इस कारण से नहीं हुआ कि उन 5000 का हो गया इसलिए मेरा नहीं हुआ, ये कोई कारण नहीं था। राइट? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? मतलब इससे हमको यही समझ में आ रहा है कि देखिए, इन 100 में जो 5 बेहतर होंगे, जो सबसे काबिल होंगे, सबसे बेहतर होंगे, कंपनी को जिनको लगता है कि सबसे बेहतर इंसान है इस जॉब के लिए, इन 100 में उन्हीं का होगा। तो अगर किसी का जॉब जा रहा है, अगर किसी का जॉब जा रहा है, तो उसमें
वो दूसरा पर्सन नहीं जिम्मेदार है, वो खुद जिम्मेदार है। बात समझिएगा। अगर अमित को जॉब मिल गया तो इसका मतलब निशा को इसलिए जॉब नहीं मिला कि अमित को मिल चुका है, ये कोई रीजन नहीं है। अमित में भी उस जॉब के लिए ज्यादा बेहतर होगा। ऐसा भी होता है कि जॉब एक ही था, दो लोग गए, दोनों का नहीं लिया गया, दोनों उस लायक नहीं थे। ऐसा भी पॉसिबल है कि एक ही जॉब था, दो लोग गए उस जॉब के लिए, दोनों का इंटरव्यू लिया गया, तो मालूम पड़ा कि दोनों में से कोई ऐसा नहीं है जो इस काम को कर पाएगा। अब एक बंदे एक जगह पे टाइपिंग का काम है, ठीक है, और 5 लोग ऐसे गए जिनको टाइपिंग ही नहीं आता है। पांचों लोग वहां गए काम मांगने के लिए, पूछा कि आपको टाइपिंग आता है, सबने बोला कि टाइपिंग नहीं आता बट हम सीख लेंगे। तो कंपनी क्यों आपको रखेगा, क्यों आपको सिखाएगा और फिर आप टाइपिंग करिएगा उस कंपनी के लिए? बिल्कुल नहीं, आपको पांचों को रिजेक्शन मिलेगा। उसके उसी में अगर कोई ऐसा बंदा आ गया जिसको टाइपिंग आता है तो उसको ले लेगा। तब उन पांचों को इसलिए जॉब नहीं मिला क्योंकि उसको मिल गया, क्योंकि इन पांचों को टाइपिंग नहीं आता था, या उन लोगों ने जो एक बनाया था अपना लेवल, उसको वो क्रॉस नहीं कर पाए। सिंपल सा बात है। तो आपको पहले ये समझना है कि कोई किसी का जॉब, अब मेरा मान ली 80 मार्क्स इसलिए आया किसी सब्जेक्ट में तो कि बाकी का 20 आया था, ऐसा तो नहीं ना। आप नहीं ना बोल सकते मेरा 35 इसलिए आया कि मेरा पड़ोसी वाला 65 ले आया, या 75 ले आया, या 85 आया। ये तो आप नहीं बोल सकते ना, ये तो इंडिपेंडेंट मामला है। ये आपका पेपर है और वो उनका पेपर है, दोनों पेपर लिख रहे हैं, दोनों अपने कैलिबर के बेस पे मार्क्स लाएंगे। ये तो नहीं है कि मेरा मार्क्स उस बंदे के पे डिपेंड करेगा, क्योंकि उसका पेपर अच्छा गया इसलिए मेरा अच्छा जाएगा, उसका पेपर वो चोरी में होता है, उसका पेपर खराब गया मेरा पेपर खराब गया। तो वो आप डिपेंडेंट जानबूझ के बना रहे हैं। ये मामला डिपेंडेंट का आप जानबूझ के बना रहे हैं कि भाई हम उस पर डिपेंडेंट है। आप खुद बोल देते हैं ना, देखिए हम उस पर डिपेंडेंट, अगर वो नहीं अच्छा करेगा तो हम फेल कर जाएंगे, या वो अच्छा करेगा तो हम अच्छा कर जाएंगे। यानी ये तो आप खुद खुद में बोल रहे हैं कि हम उस पर डिपेंडेंट है। बट अगर आप ये बात नहीं बोलते तो इसका मतलब कि आप इंडिपेंडेंट हैं, आप अपना पेपर दे रहे हैं, वो अपना पेपर दे रहा है, ये अपना इंटरव्यू दे रहा है, वो अपना इंटरव्यू दे रहा है। उनमें जो बेहतर होगा कंपनी उसको रखेगा। ये क्लियर हुआ? ये आपको चाहे वो 2 पोस्ट होता है, चाहे 1 पोस्ट हो, चाहे 20 पोस्ट हो, 2 लोग जा रहे हैं 20 पोस्ट है, इंडिपेंडेंट मामला है। जरूरी नहीं कि उन दोनों को रख लिया जाए, हो सकता नहीं हो। अब कॉलेजेस में होते हैं इंटरव्यू, हजारों बच्चों के होते हैं, उनमें कितना है 5-10 को लेके जाया जाता है। कौन वो 5-10 होते हैं? जिनको लगता है कंपनी को ये हमारे कंपनी के लिए फ्रूटफुल है, ये कंपनी के काम के लायक है, ठीक है, उनको ले जाया जाता है। तो बड़ा सिंपल है। अब ये नहीं कोई बोल सकता है बाकी 990 लोग कि मेरा इसलिए नहीं हुआ कि उन 10 का हो गया, ये तो बोला नहीं जा सकता ना, क्योंकि आप जो कंपनी का अपना बेस था उसको आप पार नहीं कर पाए। अब समझ में आया? अब बताइए, अगर एक पोस्ट हो और 2 लोग जाएं तो ये मामला डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है। एक ही पोस्ट है और 2 लोग जा रहे हैं, ए का जॉब हो गया, बी का नहीं हुआ, ये मामला डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? अब समझ में आया? इंडिपेंडेंट मामला है, ये समझना बहुत जरूरी था। चलिए अब बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। मतलब आज का क्लास फुली समझ लीजिए कि 12 बेस्ड क्लास है, बोर्ड बेस्ड क्लास। क्वेश्चन मारते हैं। अमित एंड निशा अपेयर फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज इन अ कंपनी। हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कि एक इवेंट लेते हैं जिसमें अमित का सिलेक्शन होगा, मान लेते हैं। ओके, लेते हैं इवन, लेते हैं इवन इवेंट, एक ऐसा इवेंट जिसमें अमित के सिलेक्शन का, अमित सिलेक्टेड, और एक दूसरा इवेंट ले लेते हैं हम लोग, इवन हो गया E2, ले लेते हैं इवेंट दैट निशा इज सिलेक्टेड। ठीक है, अब आते हैं। Amit and Nisha appear for an interview for 2 vacancies in a company. The probability of Amit's selection is 1/5. मतलब probability of E1 आपके पास हो जाएगा 1/5। तो अमित के सिलेक्शन नहीं होने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा? 4/5। देखिए इसको कोई मतलब नहीं रहा, देखो निशा की तरफ देखा भी नहीं कि इसके सिलेक्शन का क्या प्रोबेबिलिटी है, वो डायरेक्ट अपने से कर लिया। इसका प्रोबेबिलिटी 1/5 होने का, तो नहीं का 4/5। निशा का क्या है प्रोबेबिलिटी? निशा के सिलेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो निशा के नहीं सिलेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/6। क्वेश्चन में आता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम आर सिलेक्टेड? क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों का सिलेक्शन हो जाए? मतलब हम चाह रहे हैं कि E1 का भी सिलेक्शन हो जाए और E2 का भी सिलेक्शन हो जाए।
जहां तक हमको मालूम है कि दोनों का सिलेक्शन इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबैब ऑफ E1 इंटू प्रोबैब ऑफ E2 हो जाएगा। आई थिंक बन जाएगा, इज इक्वल टू 1/5 इंटू 1/6 यानी कि 1/30। एक क्वेश्चन तो हो गया, बोथ ऑफ देम आर सिलेक्टेड, ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। इसका क्या मतलब हुआ? एक का सिलेक्शन। अच्छा चलिए वेन डायग्राम से आपको दिखाते हैं। ये आपका E1 हो गया, ये E2 हो गया, और ये E1 यूनियन E2 पूरा हो गया पूरा। ये तो इंटरसेक्शन आपको पता है, और ये हो गया E1 बट नॉट E2, और ये हो गया E2 बट नॉट E1। देखिए हम जानबूझ के वो वेन डायग्राम बनाए आपके लिए। देखिए क्या बोलता है, पहले हम समझते हैं, इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा, तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत आगे मिलने जा रहा है। ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, इसका क्या मतलब हुआ कि E1 का सिलेक्शन हो जाए लेकिन बट E2 का सिलेक्शन नहीं हो, या ये तो नहीं बोला कि E1 का ही सिलेक्शन होना चाहिए, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है, बोला दोनों में से किसी का, ओनली वन ऑफ देम। तो E1 का सिलेक्शन हो जाए, E2 का नहीं हो, या E2 का सिलेक्शन हो और E1 का नहीं हो। देखिए ये पहला और आखिरी बार हम लिख रहे हैं इस तरह से, आगे नहीं लिखेंगे। तो अगर मान ली कि एक इवेंट ये है, अरे ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, दोनों का इंटरसेक्शन लिखा तो एक नया सेट आएगा, यहाँ भी एक नया सेट आएगा, इन दोनों सेट के बीच में यूनियन लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कि अगर इसको आप सॉल्व करिएगा तो कुछ ऐसा आएगा, E1 इंटरसेक्शन E2 बार प्लस E2 इंटरसेक्शन E1 बार माइनस, ध्यान से देखिएगा, प्रोबैब ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E1 बार। ये समझ में आया? इस लाइन को समझना जरूरी था। देखिए ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, एक का सिलेक्शन है, E1 का होगा तो E2 का नहीं होगा, या ऑफ कोर्स ये आएगा हिंदी वाला, E2 का होगा तो E1 का नहीं होगा। तो अगर किसी भी दो चीज में आप यूनियन लगा दीजिए, मान लीजिए ये x यूनियन y होता, इसको x पढ़ लीजिए, इसको y पढ़ लीजिए, तो क्या होता, प्रोबैब ऑफ x मतलब ये वाला, प्रोबैब ऑफ y मतलब ये वाला, एंड माइनस प्रोबैब ऑफ x इंटरसेक्शन y मतलब ये वाला। ये समझ में आया आपको? पहले यहाँ क्लियर करिए कि हाँ मुझे ये बात समझ में आ गया। ठीक है, ओके। ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड था, तो E1 का होगा, E2 का नहीं होगा, E2 का होगा तो E1 का नहीं होगा। बीच में और लिखे हैं, इसको फार्मूला में अगर तोड़िएगा तो ऐसे टूटेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग एक और चीज सीखे हैं कि इन दोनों का सिलेक्शन इंडिपेंडेंट है, तो इसके बार का भी सिलेक्शन इंडिपेंडेंट होगा। ये हम सीख चुके हैं कि अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो ए एंड बी बार भी इंडिपेंडेंट होगा, ए बार एंड बी भी इंडिपेंडेंट होगा, एंड ए बार एंड बी बार भी इंडिपेंडेंट। ये हम सीख चुके हैं पिछले क्लास में। तो इसका मतलब है कि ये दोनों भी इंडिपेंडेंट होगा, तो अगर ये इंडिपेंडेंट होगा, ध्यान से देखिएगा, एंड दिस इक्वल टू प्रोबैब ऑफ E2 बार प्लस प्रोबैब ऑफ E2 इंटू प्रोबैब ऑफ E1 बार। अब आते हैं, अब इन दोनों का कॉमन लेना है, इन दोनों का कॉमन लेना है, तो ध्यान से देखिए, ये वाला एरिया को दिखा रहा है और ये वाला एरिया को दिखा रहा है। ऑफ कोर्स इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यानी कि इसका आंसर 0 आएगा। इसका आंसर 0 आएगा, ध्यान दीजिए, मतलब इस पर कोई काम नहीं करना है। इसलिए जानते हैं बुक्स क्या लिखता है, बुक्स में ध्यान देगा, जैसे बुक्स में आप पढ़ते हो ना तो दिखेगा क्या, ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, तो वो लोग ये भी नहीं लिखता है, ये भी नहीं लिखता है, वो सिर्फ इतना लिखता है। बुक्स में क्या करता है, ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड के लिए वो सिर्फ इतना का इस्तेमाल करता है। जैसे बोलेगा ओनली वन ऑफ देम, तो E1 लिखेगा, E2 बार, और बीच में प्लस लिख देता है, E2 एंड E1 बार। अब बच्चे तो लिख लेते हैं बुक का समझ के, लेकिन आपको ये समझना है, हम भी आगे अब ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन आपको पहला क्वेश्चन था तो हम समझाएं कि ये रिजल्ट कैसे लिखा जाता है। ठीक है, रटने वाला कोई चीज है ही नहीं। अब आप आराम से कर सकते हैं, E1 1/5 है, E2 बार 5/6 है, E2 आपके पास 1/6 है, और ये आपके पास 4/5 है। सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट कहीं पे भी, किसी भी तरह का?
मिटाएंगे, ये पूरा क्लियर करेंगे यहां से यहां तक। चलिए अगले क्वेश्चन, अगले इसमें आते हैं। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है इसमें। देखिए बस लैंग्वेज को पकड़ना है, लैंग्वेज पकड़ लिए सीख गए वाला एक्सरसाइज। अगर देखिए नन ऑफ देम, अच्छा फिर से हम इसको आते हैं, ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। अब कैसे बनेगा देखिए, ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड मतलब प्रोबैब E1 इंटरसेक्शन E2 बार या प्रोबैब ऑफ E2 इंटरसेक्शन E1 बार। देखिए हो गया। इसके लिए इतना मेहनत नहीं करना था आपको लिखने के लिए, डायरेक्ट E1 होगा तो E2 का नहीं होगा, E2 को होगा तो E1 का नहीं होगा, बीच में एडिशन। जबकि ये कैसे हुआ हम आपको पूरा सिखाएं कि और लगाएं, यूनियन लिए और एट लास्ट यही रिजल्ट निकल के आ जाता है। तो बेहतर है कि हम इसी को चला देंगे डायरेक्ट। थर्ड वाले में बोलता है कि नन ऑफ देम इज सिलेक्टेड मतलब दोनों का सिलेक्शन ना हो। देखिए आया ना, दो पोस्ट है, दो लोग जा रहा है, सिलेक्शन तो 100% होना चाहिए था, लेकिन एक केस ऐसा भी आया कि दोनों का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, तो E1 का भी नहीं हो एंड E2 का भी नहीं हो, तो ये भी इंडिपेंडेंट मामला है। अब ऐसा थोड़ा कि अमित का सिलेक्शन इससे नहीं हुआ कि निशा का नहीं हुआ, ये तो कोई रीजन नहीं है। यहाँ पे पुट कर लीजिए 4/5 इंटू 5/6, दिस इज आंसर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, हुआ होगा किसी को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ये सब जो है ना ऑफलाइन जल्दी होता है, क्योंकि वहां पे क्वेश्चंस दे दिया जाता है, लिखने का झंझट नहीं रहता वहां पे, तो फटाफट फटाफट बनने लगता है। अब क्या करेगा, कहीं कहीं पे नुकसान भी है। आप एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन है, रमेश appears for an interview for two posts A and B, for which the selection is independent. The selection is independent. The probability for his selection, the probability for his selection for 1/6, and for post B it is 1/7. Find the probability that Ramesh is selected for at least one post, चलिए क्वेश्चन आप पढ़ लो एक बार। देखिए क्वेश्चन क्या है, रमेश क्या कर रहा है, दो पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे रहा है, और दोनों में जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो इंडिपेंडेंट है। हो सकता है दोनों में ना हो सकता है कि दोनों में हो जाए, या हो सकता है किसी एक में हो, ठीक है। तो मतलब किसी के सिलेक्शन से किसी को मतलब नहीं है। तो रमेश appears for an interview for two posts A and B for which the selection is independent, लिख भी दिया है। The priority for his selection for post A is 1/6, मतलब पोस्ट ए कौन है, इवेंट दैट एक इवेंट लिए हैं, इवेंट दैट रमेश है सिलेक्टेड फॉर पोस्ट ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हो जाएगा 1/6। तो
पहले पोस्ट पे नहीं सिलेक्शन का क्या प्रोबेबिलिटी 5/6। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब रमेश सेलेक्टेड फॉर पोस्ट बी, इसके लिए हो जाएगा 1/7, तो ये हो जाएगा 6/7। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रमेश इज सिलेक्टेड फॉर एटलीस्ट वन पोस्ट। देखिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि निकालना क्या है। एटलीस्ट वन पोस्ट का मतलब क्या हुआ कि कम से कम एक पोस्ट पे तो हो सकता है कि देखिए वेन डायग्राम से हम आपको समझा देते हैं, या तो इस पोस्ट के लिए हो, इस पोस्ट के लिए हो जाए, या तो इस पोस्ट के लिए हो, या तो दोनों पोस्ट के लिए हो। तो आप एक चीज नोटिस करें कि मतलब आप सिंपल से ये निकालना चाह रहे हैं, ये इस वर्ड का मतलब समझिए एटलीस्ट वन पोस्ट, कम से कम एक पोस्ट में हो। तो यानी कि आप निकालना क्या चाह रहे हैं, आप निकालना चाह रहे हैं प्रोबेब ऑफ E1 यूनियन E2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, बट पहले आपको समझना जरूरी होता है। आप ऐसे लिखते हैं कि E1 में होगा E2 में नहीं होगा, या E2 में होगा E1 में नहीं होगा, ओके, या E1 और E2 दोनों में होगा। और इसको जब आप खोलिएगा तो वही रिजल्ट फिर आएगा। इसका मतलब सीधा सीधा आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है, सिंपल सा बात है कि भाई E1 यूनियन E2 कम से कम एक पोस्ट में हो, या तो इसमें हो जाए, या तो इसमें हो जाए, या तो दोनों में हो जाए। तो मतलब आप पूरा का पूरा बात कर रहे हैं, आप इसका भी बात कर रहे हैं, इसका भी बात कर रहे हैं, और इसका भी बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब आपको ये निकालना है प्रोबेब ऑफ E1 प्लस प्रोबेब ऑफ E2 एंड माइनस प्रोबेब ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। Here E1 and E2 are independent. So what? Prob of E1 plus prob of E2 minus prob of E1 into prob of E2, और अब पुट कर लो, रिजल्ट आ जाएगा। कुछ खास बचता नहीं है इसमें। E1 के सिलेक्शन का 1/6 है, ये 1/7 है, और ये 1/6 इंटू 1/7। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। आई थिंक राइट आंसर आएगा 2/7। चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं इस तरह का, बिठा देते हैं इसको। इजी है, बहुत इजी है, कुछ खास दिक्कत नहीं आता है इसमें। आप देखिए क्वेश्चन है, फिर हम देखते हैं कि द प्रोबेबिलिटी that A hits a target is 1/3, and the probability and the probability that B hits it is 2/5. What is the probability? What is the probability? What is the probability that the target will be hit if both A and B shoot at it? आप मेरे को ये बताओ निकालना क्या है, आपको ये बताना है कि निकालना क्या है। क्वेश्चन आप पढ़ो और बताओ क्या निकालना, तो कभी क्वेश्चन नीचे लिख देते हैं और यहाँ पे
ऊपर वाले क्वेश्चन में बताइए क्या निकालना है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट ए हिट्स अ टारगेट इज 1/3। ए के हिट करने का प्रोबेबिलिटी 1/3 है। मतलब हम लोग पास गिवन क्या है, सॉल्यूशन में आते हैं। गिवन हमारे पास है ए के हिट करने का प्रोबेबिलिटी आपको 1/3 दिया हुआ और बी के हिट करने का प्रोबेबिलिटी आपको 2/5 दिया हुआ। तो ए के नहीं हिट करने का प्रोबेबिलिटी 2/3 और बी के नहीं हिट करने का प्रोबेबिलिटी 3/5 हो जाएगा, ठीक है। What is the probability that the target will be hit if both A and B shoot at it? क्या निकालना है पहले ये बताओ। क्या निकालना है? A इंटरसेक्शन B, A यूनियन B, क्या निकालना है? क्या यूनियन निकालना है? अच्छा 3/5 आंसर आ रहा है। यूनियन निकालना। देखिए यहाँ पे बोला गया टारगेट हीट हो जाना चाहिए, कोई टारगेट है उसको हीट कर जाना है। बहुत लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन में इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, जो कि गलत है। क्यों? टारगेट हिट होना है। टारगेट हिट कैसे हो सकता है? अगर ए मारा लग गया और बी मारा नहीं लगा, मेरे को उससे क्या मतलब? मेरे को सिर्फ इस बात से मतलब है, जैसे अब स्कूल्स में आप लोग एग्जाम दीजिएगा तो स्कूल्स को इससे मतलब नहीं है, स्कूल को सिर्फ इससे मतलब है कि 90 प्लस कितना बच्चा आया। उसे कोई मतलब नहीं कि एक ऐसा बच्चा था जो प्रीवियस में बहुत अच्छा रिकॉर्ड था लेकिन बोर्ड में 90 प्लस नहीं कर पाया, तो स्कूल पूछने भी नहीं जाएगा, सिंपैथी भी नहीं दिखाएगा। स्कूल को उसे को मतलब ही नहीं है। स्कूल को मतलब सिर्फ इस बात से है कि हाँ ये बच्चा है 90 प्लस क्या है, जबकि प्रीवियस में आप काफी अच्छा रिकॉर्ड आपका है, फिर भी नहीं पूछेगा। तो सिंपल सा बात यहाँ पे यही है कि आपको टारगेट हिट होना है। टारगेट आपको ये नहीं देखना कि कौन हिट किया, ठीक है। ए मारा हिट हो गया, आपका काम हो गया। बी भले नहीं मार पाए, बी मारा हिट हो गया, ए से नहीं हो पाए तब भी कोई बात नहीं, मेरा काम हो गया। या अगर दोनों मिलकर हिट कर देता तो भी मेरा काम हो गया। तो इसका मतलब है कि हम लोगों को जो निकालना है वो निकालना है प्रोबेब ऑफ ए यूनियन बी। मतलब ए सिर्फ हिट करेगा तो भी चलेगा, बी सिर्फ हिट करेगा तो भी चलेगा, और दोनों हिट कर देता तो भी चलेगा। काम है हिट करना। तो आपको ये निकालना था प्रोबेब ऑफ ए प्लस प्रोबेब ऑफ बी माइनस प्रोबेब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि हिट करने में ये कुछ जरूरी नहीं है कि ए हिट नहीं कर पा रहा है तो बी से नहीं होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं तो बन जाना चाहिए। ए के हिट करने का 1/3, बी के हिट करने का 3/5 और 1/3 इंटू 3/5 हो गया। इसके बनाने का एक तरीका और भी था। इसी क्वेश्चन को बनाने का तरीका एक और कर देते हैं। खास के जो यूनियन निकालते हैं ना उसका एक तरीका ये है, हम ये मान लेंगे कि दोनों से हिट नहीं होगा, ठीक है। हम ये मान लेंगे जैसे इसका आंसर आएगा, आई थिंक सॉल्व करेगा तो शायद 3/5 आएगा सॉल्व होने के बाद। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ की है ना, 1/3 2/5 होना चाहिए और 1/3 2/5 होना चाहिए। चलिए सॉल्व करिए तो 3/5 आ जाएगा। इसका एक और तरीका बनाने का, हम मान लेंगे कि ए से भी हिट नहीं होगा और बी से भी हिट नहीं होगा। एक तरीका ये है, हम मान लेंगे कि दोनों से हिट नहीं होगा तो ये भी इंडिपेंडेंट है। तो दैट केस में देखिए 2/3 इंटू 3/5, 3 कट गया, दैट इज अ 2/5। और देखिए हम कहां पे गए समझिएगा, हम यहां पे गए, हम ये वाला पोर्शन निकालें, बाहर वाला, दोनों से हिट नहीं होगा। तो अगर 1 से हम इस पोर्शन को माइनस कर दे तो ये वाला बचेगा, ठीक है। तो टारगेट विल बी हिट, टारगेट विल बी हिट के लिए हम लोग 1 माइनस 2/5 कर लो तो आंसर कितना आएगा 3/5। देखो यहाँ भी 3/5 ही आया था, कहाँ गया क्या? ये यूनियन वाले केस में हम लोग करते हैं कि अगर यूनियन निकालना हो तो हम लोग नाइदर ए नॉर भी निकाल लेते हैं और उसको 1 से सेपरेट कर देते हैं। क्योंकि देखो ना यही तो है ना, ए बी बार को आप लिखते हो ना ए यूनियन बी डिमॉर्गन्स में, ये तो सिखाया जाता है ना कि भाई यही तो डिमॉर्गन्स है, यानी कि इसी को तो हम बोलते हैं बार। और आपको निकालना था ए यूनियन बी, तो आप इसको निकाल के 1 से घटाइएगा तो ए यूनियन बी आ जाएगा। ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे जाओ, लेकिन जब भी जहां पे जाओ लॉजिक आपका पूरा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि लॉजिक में अगर प्रॉब्लम हुआ तो मालूम पड़ा आपका पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग नीचे वाले क्वेश्चन में आते हैं। अब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स, ये मेंस में भी आया हुआ है, आईआईटी भी पूछा है इस क्वेश्चन को बहुत पहले और बोर्ड्स ने भी पूछा है इस क्वेश्चन को।
तो ये क्वेश्चन बोर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आप पढ़ लो, इसको मिटा देते हैं, तो काम खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है। इसका बनेगा एस पे ए स्पीक द ट्रूथ इन 60% ऑफ द केसेस। ए के सच बोलने का क्या चांस है, यहाँ पे बना ले, ए के सच बोलने का क्या चांस है। हम ऐसे इवन और ई2 भी मान के इवेंट बना सकते हैं, ये तरीका अच्छा होता है बोर्ड में बनाने के लिए कि इवन क्या है, ए के सच बोलने का चांस, एक ऐसा इवेंट जिसमें ए सच बोल रहा है, ई2 क्या है, एक ऐसा इवेंट जहाँ पे बी सच बोल रहा है। खैर छोड़िए उसको, तो हम डायरेक्ट बनाते हैं। ए स्पीक्स द ट्रूथ इन 60%, ए के सच बोलने का 60/100 होगा, यानी कि 3/5। तो ए के नहीं सच बोलने का क्या प्रायोरिटी है, 2/5। ठीक है। सिमिलरली बी के सच बोलने का क्या चांस है, 90/100। तो बी के नहीं सच बोलने का क्या प्रायोरिटी है, सिंपली 1/10। देखिए ए स्पीक्स द ट्रूथ इन 60% ऑफ द केसेस एंड बी इन 90% ऑफ द केसेस, यहां तक काम कर लिए हम लोग। इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू कॉन्ट्रडिक्ट, पूछा है कि क्या परसेंटेज होगा लाइकली टू कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर। मतलब इनका कहना है कि अगर ए सच बोलेगा तो दैट केस में बी झूठ बोलेगा, या अगर बी सच बोलेगा तो ए झूठ बोलेगा। यही निकालना है हम लोग। जैसा कि हम दोनों का यूनियन ले रहे हैं तो वी नो दैट ना कि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आता है। तो इस रिजल्ट को आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए दोनों का अलग अलग नेचर है, तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता ये 60% अगर सच बोल रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना सच बोल रहा है, ये दोनों का अलग अलग नेचर है। देखिए यही निकालने बोला आपको। इसमें बहुत घुमाता है भी क्वेश्चन है, एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेगा कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है आपसे। ठीक है, लास्ट लाइन एकदम अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा बस समझना है। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा प्रोबेब ऑफ ए इंटू प्रोबेब बी बार प्लस प्रोबेब बी इंटू प्रोबेब ऑफ ए बार, बन जाना चाहिए। ये हो गया 3/5, बी बार हो जाएगा 1/10, प्रोबेब बी हो जाएगा आपके पास 9/10, ओके, और ए बार आपके पास है 2/5। सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आया होगा इसमें, इस क्वेश्चन में। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स, ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आपको बहुत दिखेगा कि एक ही जैसा क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा स्लॉट को चेंज करेंगे, है ना, जो आजकल एग्जाम से पूछा जा रहा है उस स्लॉट पे जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग। क्वेश्चन क्या है कि ए प्रॉब्लम इज गिवन to three students. A problem is given to three students whose chances of solving of solving it are 1/3, 2/7, and 3/8. What is the probability? What is the probability? What is the probability? Okay, what is the probability that the
what is the probability that the problem will solve? क्या निकालना आपको समझ में आ रहा है? will be solved, है ना? कोई प्रॉब्लम है जो 3 बच्चों को दिया जा रहा है, कोई एक प्रॉब्लम है 3 बच्चों को दिया जा रहा है और उनके सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली नहीं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड? निकल जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड? हो जाएगा। मतलब प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, कोई भी कर दे, ए कर दे तो भी ठीक है, बी कर दे तो भी ठीक है, सी कर दे तो भी ठीक है। तीनों का यूनियन निकालना है। तीनों का यूनियन नहीं लग रहा आपको कुछ बड़ा हो जाएगा इस बार? फिर तीनों का यूनियन निकालने में थोड़ा दिक्कत है ना, ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप तीनों के यूनियन को निकालने जाइएगा, ए यूनियन बी, देखिए यहाँ पे काम आ गया, थोड़ा मेहनत है इसमें, नहीं तो हम ये निकाल लें 1 माइनस प्रोबेब ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी पे बाद, यानी कि हम ये निकाल लें ए डिमॉर्गन्स लगा दें, ठीक है, तो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, ये समझ में आया? नहीं तो आप तरीके से जाते तो आपके पास देखिए कितना मेहनत था, ए यूनियन बी यूनियन सी लेते हैं तो प्रोबेब ऑफ ए प्लस प्रोबेब ऑफ बी, खैर ये सब तो दिया हुआ है, प्रोबेब ऑफ सी माइनस सॉल्यूशन का ही काम था वहां भी, माइनस प्रोबेब बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए एंड प्लस प्रोबेब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इतना काम करना पड़ता। मतलब ठीक है, सिंपल है, सारा रिजल्ट तो हमारे पास है ही, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये थोड़ा इजी था। आपको बोला कि प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, है ना, प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। अगर मान लीजिए ए है, बी है और सी है तो प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। कोई भी कर दे, ए भी कर दे तो भी ठीक है, बी भी कर दे तो भी, सी भी, 2 लोग भी कर देता है तो भी ठीक है, तीनों करता है तो भी ठीक है, तो कुछ नहीं, नहीं से नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होने का क्या ये होगा, ये उसको 1 से घटा दो, और हम तरीके से दिखाए हैं, देखो दिस इक्वल टू इतना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, और इंडिपेंडेंट है तो ये ऐसे लिखा जाएगा। देखिए थोड़ा सा इजी पड़ा हम लोगों को। अब ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 5/7 और ये हो जाएगा 5/8। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। प्रॉब्लम है इसका शायद आंसर 59/84 आएगा, आई थिंक 59/84। चलिए यहां तक क्लियर हुआ। इसी में एक क्वेश्चन और जोड़ देते हैं, अलग क्वेश्चन लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसी में एक जोड़ देते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी that only one of them is selected. Find the probability that only one of them is selected. Only one of them is selected. Sorry. मतलब सिर्फ एक सॉल्व कर पाए, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब सिर्फ एक का मतलब कौन है? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। मतलब ए सेलेक्ट करे, बी नहीं करे और सी भी नहीं करे, या ए से नहीं बना, बी से बनना चाहिए, सी से नहीं बना, या खास के में ऐसे लिखते हैं कि आपको समझ में आए, कंसेप्ट पूरा क्लियर हो, ए से नहीं बना, बी से नहीं बना, लेकिन सी से बन गया। लेकिन देखो अगर आप इसको इस फॉर्मूला के हिसाब से तोड़ोगे, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड के हिसाब से तोड़ोगे, तो एक टाइम के बाद क्या होता है कि ये एडिशन फॉर्म तो आता ही है और उसके बाद इंटरसेक्शन चालू हो जाता है, आपको पता है। आपको पता है कि उसके बाद इंटरसेक्शन वाला प्रोसेस आ जाता है। इसका मतलब कि इन दोनों में कॉमन, आप खुद देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इन दोनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, इन तीनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब कि ये वाला इग्नोर।
तो इसीलिए आप बुक में देखिएगा कि ये लोग और वर्ड नहीं लिखता है, डायरेक्ट काम कर देता है, ए बी बार एंड सी बार प्लस, या कभी लिख भी देगा तो अगला स्टेप ऐसे लिखता है जैसे हम लिख रहे हैं, प्लस। ये वाला बात हम 2 बार आज समझाएं हम आपको। देखिए अब तो बन जाना चाहिए, कुछ है नहीं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम इज सॉल्व्ड। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, कोई एक सॉल्व करेगा, एक सॉल्व करेगा तो कुछ ऐसा आएगा, और ये सारा इंडिपेंडेंट मामला है, तो आराम से कर लो। ए बार इंटू बी इंटू सी बार एंड सिमिलरली बन जाना चाहिए। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है क्या, नन ऑफ देम, ठीक है, नन ऑफ देम विल बी सॉल्व्ड। तो दैट केस में तो हम अभी थोड़ी देर पहले कर भी चुके कि कोई नहीं सॉल्व कर पाएगा, उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, ए भी नहीं कर पाए, बी भी नहीं कर पाए और सी भी नहीं कर पाए। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि 2 लोग सॉल्व कर पाए, 2 लोग, तो ए करेगा, बी करेगा, लेकिन सी से नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट ही कर देते प्लस। ए करेगा, बी नहीं करेगा और सी कर लेगा प्लस। इस बार ए नहीं करेगा और बी और सी कर लेगा, बस फिर इसको तोड़ दीजिए, 2 लोग सिलेक्ट कर रहा है। अच्छा, आप कॉमन के बारे में जाइएगा तो फिर कॉमन नहीं निकलेगा। अगर आप कॉमन करेगा, हम दिखा दें आपको इस चीज को भी वेन डायग्राम से हम आपको दिखा दें। ये वाला तो आप समझते हैं, ओनली वन वाला आप समझते हैं, ये वाला पार्ट आप समझते हैं, क्योंकि अगर आप 2 लोग से, देखिए बात समझिएगा, हम यहां से कंक्लूजन निकालना चाह रहे हैं कि जब भी किसी को बाहर करता है, 1 लोग सिलेक्ट करेगा, मतलब 1 लोग सॉल्व करेगा या 2 लोग करेगा, तो इसका ये मतलब होता है कि उनमें कॉमन नहीं कुछ आता है। जैसे हम आपको दिखाते हैं, ये वाला आपको समझ में आएगा। नियमता कैसे होना चाहिए था, नियम में ऐसे होना चाहिए था, यहाँ पे और आना चाहिए था, पी को बाहर करना चाहिए था, इसको ब्रैकेट में डालना चाहिए था, ये भी ब्रैकेट में जाता और ये भी ब्रैकेट में जाता और ये और होता। देखिए, अगर आप इस पार्ट को x मानते हैं, इस पार्ट को y, इस पार्ट को z, तो आप निकालना चाह रहे हैं px यूनियन y यूनियन z निकालना चाह रहे हैं। तो मतलब एडिशंस के बाद ये इंटरसेक्शन वाले प्रोसेस में जाता है। तो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन होगा? अगर किसी बच्चे को हम ऐसे रैंडम दे दे तो देख के बोलेगा हाँ हाँ कॉमन तो होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, यहीं पे गलती होता है बच्चों से। देखिए, इन लोगों को लगता है इन दोनों में तो कॉमन है ना, ए कॉमन है। इन लोगों में देखिए, बच्चों को लगा रही इसमें तो कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए, इन दोनों में भी कुछ कॉमन दिख रहा है। देखिए, आपको बोला कि कम से कम 2, नहीं, आपसे बोला है कि एग्जैक्टली 2 लोग सॉल्व करें, ठीक है, एग्जैक्टली टू विल सॉल्व, मतलब हम लोग को ये करना है कि एग्जैक्टली 2 लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब है कि ए भी किया, सी ने किया, या ए सी किया, बी ने किया, या ए ने किया, बी और सी कर लिया। तो इसका मतलब है कि या तो ये करेगा या तो ये करेगा। जब खुद या बोल रहे हो तो यूनियन लगना है इनमें, यूनियन लगना तो फॉर्मूला में टूटेगा ये। तो प्रोबेब ऑफ एक्स, अगर इसको एक्स माने तो प्रोबेब वाई प्लस प्रोबेब जेड एंड माइनस प्रोबेब एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसमें दिक्कत क्या है ना, बच्चों को इसमें कॉमन दिखता है ए बी सी बार, देखो ए और ए कॉमन दिखता है, तो बच्चों को लगता है कि इसमें कुछ कॉमन आ सकता है। ये आपको एक कंसेप्ट हम दिए ना कि जैसे ही आप किसी को नेग्लेक्ट करता है समझ लो कॉमन कुछ नहीं आएगा। लेकिन हम आपको दिखाते हैं ये कौन सा पार्ट है, पहले वहां से वेन डायग्राम से पता करते हैं। ए और बी का कॉमन पार्ट, ध्यान देगा, ए और बी का कॉमन पार्ट। तो ए और बी का कॉमन पार्ट कौन सा, ये वाला पूरा, ए और बी का कॉमन पार्ट कौन सा है, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, या फिर आप ऐसे ये ए और बी ये वाला पूरा पार्ट देख रहा है। देखो उसमें बोलता है सी वाला मत लो, अगर उसमें सी इंक्लूड है तो हटा दो। तो सी वाला कौन सा पार्ट आ रहा है, ये वाला आ रहा है। तो मतलब ये आपको शो कर रहा है इसको, ये वाले पार्ट को कौन शो कर रहा है, ये वाले पार्ट को ये वाला शो कर रहा है। फिर आ जाओ, ए और सी वाला कॉमन, ए और सी वाला कॉमन, उसमें बी को हटा दो, तो ये वाला पार्ट। एंड सिमिलरली बी और सी वाला कॉमन, तो बी और सी वाला कॉमन तो ये पूरा होगा। फिर उसमें बोलता है ए को हटा दो, तो अगर ए को आप हटाओगे तो ये वाला पार्ट। तो यानी कि हम इन तीनों का यूनियन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको साफ दिख रहा है कि इसमें इंडिविजुअल तो आएगा ये रिजल्ट,
ए बी इंटरसेक्शन सी बार प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार एंड प्लस प्रोबेब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बट कॉमन में कुछ नहीं आएगा। देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, इन दोनों में कुछ नहीं, इन दोनों में कुछ नहीं, इन दोनों में नहीं, इन तीनों में भी कुछ कॉमन नहीं। तो यानी कि इतना ही लिखा जाएगा। ऐसे देखने से लग रहा है कि ये तो कॉमन दिख रहा है, लेकिन देखिए जब हम इसको सॉल्व करने के प्रोसेस में गए तो हम लोगों को कॉमन नहीं दिख रहा है। तो इसमें छोटा छोटा क्वेश्चन कर सकता है। जैसे इसी क्वेश्चन में आप देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन कर सकता था। यहाँ पे जैसे बोला कि एक क्वेश्चन दिया गया और 3 लोगों को सॉल्व करने दिया गया, तो क्वेश्चन ये कर सकता था कि किसी से सॉल्व ना हो। क्वेश्चन ये कर सकता था कि एटलीस्ट 1 से सॉल्व हो, तो इसका मतलब कि आपको यूनियन निकालना है पूरा। क्वेश्चन ये कर सकता था कि एग्जैक्टली 1 से सॉल्व हो। क्वेश्चन ये कर सकता था कि एग्जैक्टली 2 से सॉल्व हो, जो कि अभी किए। अच्छा, क्वेश्चन ये भी कर सकता था कि एटलीस्ट 2 से सॉल्व हो, एटलीस्ट 2 लगाए। एटलीस्ट 2 का मतलब कौन सा? ये वाला तो होगा ही, ध्यान दीजिएगा, ये वाला तो हो गई, प्लस एक और आता, ए भी कर ले, बी भी कर ले और सी भी कर ले। ये हो गया एटलीस्ट 2। ये एटलीस्ट 2 के लिए ये रिजल्ट होगा, ये तीनों और ये, मतलब 2 लोग तो करेगा ही, 3 भी कर सकता है। तो आपको क्वेश्चंस को समझना होगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 2 पे पूछ रहा है, 1 पे पूछ रहा है, एग्जैक्टली पूछ रहा है, ठीक, एटमोस्ट पूछ रहा है, एटलीस्ट पूछ रहा है, वो चीज आपको समझना होगा। अगर आप वो समझते हैं तो फिर दिक्कत हमको लगता है कि इसमें नहीं आएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सब आप समझ गए। ओके, बढ़ता है, मिटा दें ये सबको। समझ में आया ये सब? क्लियर है यहाँ तक कंसेप्ट पूरा? जल्दी बोलिए, क्वेश्चन को चेंज करेंगे थोड़ा। चलो ठीक है। देखिए बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस आते हैं ऐसे ही आते हैं, जैसा अभी हम लोग कर रहे हैं ना, इसी टाइप के बोर्ड्स में क्वेश्चन मिलेंगे आपको ज्यादातर। बेस थ्योरम के लिए हम आपको असाइनमेंट पहले दे देंगे। असाइनमेंट को अब आपको देखना है कि हम क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 5 बोलेंगे। या तो आप उसको निकाल लीजिए, प्रिंट निकलवा लीजिए उसका, और नहीं तो फिर आपको कैसे करना है वो देखिएगा। क्वेश्चन हम लिखेंगे नहीं उसमें, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है, पॉसिबल नहीं है लिखना, ठीक है। तो हम उसको क्या करेंगे, आपको असाइनमेंट पहले दे देंगे और उसके बाद पे बात करेंगे। कल कंडीशनल प्रायोरिटी एंड टोटल प्रायोरिटी पे बात कर सकते हैं। मे भी हो सकता है कि कल वाला भी क्वेश्चन दे दे आपको, क्योंकि टोटल प्रायोरिटी का भी क्वेश्चन बड़ा होता है। ओके, अब कुछ क्लासेस जो होगा उसमें वैसे ही होगा, क्वेश्चन पहले देना होगा आपको, बोर्ड पे लिख के नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है। हाँ पहले ही भेज देंगे। चलिए, एक क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, कर लीजिए, उसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन कराते हैं। ए बी एंड सी shoot to hit a target, to hit a target. If A hits the target, if A hits the target, if A hits the target 4 times, 4 times in 5 trials, in 5 trials, फिर बोलता है B hits it 3 times, it 3 times, okay, in 4 trials, and C hits it 2 times in 3 trials, 3 trials. What is the probability? What is the probability? What is the probability? Probability that the target what is the target is hit by at least 2 persons, at least 2 persons.
आसान क्वेश्चन है, आप पढ़ लो। इसका आंसर दोगे जल्दी से, क्या बनेगा? आप बनाओ इसको, तब तक एक क्वेश्चन हम लिखते हैं और फिर इस पे काम करेंगे। तो हाँ, ऊपर वाला क्वेश्चन बन गया। A, B and C shoot to hit a target if A hits the target 4 times in 5 trials. A के हिट करने का क्या प्रायोरिटी है? 4/5. B के हिट करने का क्या प्रायोरिटी है? B hits it 3 times in 4 trials. And C के हिट करने का 2/3. तो A के नहीं हिट करने का प्रायोरिटी 1/5. B के नहीं हिट करने का प्रायोरिटी 1/4. And C के नहीं हिट करने का प्रायोरिटी 1/3. What is the probability that the target is hit by at least 2 persons? कम से कम 2 लोग इसको हिट कर पाए। इसका अंदर क्या निकालना है? ए से हिट हो, बी से हिट हो, लेकिन सी से नहीं, या ए से हिट हो, बी से नहीं हो, लेकिन सी से हो, ठीक है, या ए से नहीं हो, बी और सी से हो, या तीनों से हो जाए। कुछ भी कर लो, कॉमन नहीं आना है कहीं पर किसी में। आप 3 वाले का यूनियन लो या 4 वाले का हो, कॉमन नहीं आएगा। क्यों नहीं कॉमन आएगा? कॉमन इसलिए नहीं आएगा कि एक पोर्शन ये वाला है, एक पोर्शन ये वाला है, एक पोर्शन ये वाला और एक पोर्शन ये वाला है। फिर से देख लो, एक पोर्शन ये वाला है, यहां से यहां, एक पोर्शन ये वाला है, एक ये है और एक ये है। तो जब सेपरेटली लिखो तो 4 ठो लिखाएगा इस तरह से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए बार इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सेपरेटली में ऐसे होगा। अब सोचिए आप इसके इंटरसेक्शन प्रोसेस में जाएं तो कॉमन कहीं पे किसी में नहीं, कुछ इन दोनों में कोई कॉमन नहीं, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं, तीनों में कोई कॉमन नहीं, कॉमन होता ही नहीं। बाहर जैसे ही आता ना दिमाग लगा लेगा, कॉमन नहीं आता। इसलिए हम वेन डायग्राम भी बीच बीच में आपको बना के दिखा रहे हैं। सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आएगा। कोई निकाला है आंसर इसका? क्या किससे निकला है? सभी इंडिपेंडेंट है तो सब फिर अलग अलग खुलेगा। कोई ऐसा बच्चा जो इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया हो, बनाया हो? 5/6, ठीक है, करेक्ट आंसर है 5/6, सही। नीचे वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए, मतलब पिछले 4-5 साल में बहुत बार पूछा हुआ है इस पैटर्न का क्वेश्चन। पिछले 4-5 साल में इस पैटर्न का क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कहानी क्या है, क्वेश्चंस को आप एक बार पढ़ लें, फिर इस पर हम बात करना चालू करते हैं। ओके, देखिए कहानी क्या है कि
two persons A and B throw a coin alternately till one of them gets ahead and wins the game. दो लोग कॉइन से खेल रहे हैं और उनका ये है कि अगर हेड आ गया ओके तो एग्जैक्टली यहां पे भी वही वाला काम हो रहा है ठीक है दो लोग खेल रहे हैं इसमें दो लोग टू पर्सन ए एंड बी थ्रो अ कॉइन अल्टरनेटिव टिल वन ऑफ देम गेट्स अ हेड एंड विंस द गेम ठीक है दोनों लेकिन इसमें एक चीज और बोला गया है वो क्या बोला है वो ध्यान से फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज आपको दोनों का प्रोबेबिलिटी निकालना है कि ए के जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा और बी के जीतने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा अगर ए को मौका पहले दिया जाए इफ ए स्टार्ट फर्स्ट तो ऑब्वियसली ए को के प्रोबेबिलिटी जीतने का ज्यादा है क्यों ज्यादा है जरूरी नहीं कि वो जीते लेकिन ज्यादा तो है मतलब ए को पहले चांस मिल रहा है ए को मतलब पहले फेंकने का चांस मिल रहा है कॉइन को तो अगर वो फेंका और आ गया मान लीजिए हेड जो भी डिमांड कर रहा है हेड ही कर रहा है ना हेड हाँ तो हो सकता है कि ए अगर अब जीते ए अगर पहली बार फेंकता और हेड आ गया तो काम खत्म ठीक है तो ए के जीतने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो ये आपसे पूछ रहा है कि बताइए ए और बी के प्रोबेबिलिटी क्या है जीतने का तो यहां पे हम लोग ये करें आप सबसे पहले ये सोचिए जब आप कॉइन फेंकते हैं तो हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 है आप कॉइन फेंकें तो आइदर हेड और टेल और हेड नहीं आने का प्रोबेबिलिटी बार लगा देता है टेल लिख सकते थे बट हम हेड नॉट हिट कर दिए अब टेल भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं चाहे तो टेल ही लिख दें चलिए कोई दिक्कत नहीं अब ये सोचिए कि ए के जीतने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा ए के जीतने का ए कैसे जीत सकता है ये सोचिए ए जीतने का क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि ए अगर वो फेंकता है कॉइन को और पहली बार में ही हेड आ गया तो गेम खत्म जीतने का इसका ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है खुद सोचिए ए के जीतने का क्या प्रोबेबिलिटी होता है वो पहली बार कॉइन फेंके और हेड आ जाए जीत गया या ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर यहां पे वो नहीं जीत पाया पहले चांस में तो फिर क्या होगा इसका मतलब है कि फिर कब जीतेगा तीसरे चांस में मतलब पहली बार ए फेंका तो टेल आया फिर मौका किसको दिया गया बी को तो बी का भी टेल आना कंपलसरी है फिर तीसरा बार फिर मौका मिलेगा ए को तो फिर यहां पे जीत सकता है मतलब ए कैसे कैसे जीत सकता है वो सोचिए यहां पे पहली बार में जीत सकता है या तीसरी बार में जीत सकता है या फिर पांचवी बार में जीत सकता है एक और चीज सीखिए ऐसे जो हम लोग लिखते हैं ना इंटरसेक्शन ऐसे ऐसे ठीक है तो इसी का एक शॉर्ट फॉर्म होता है ऐसे इतना ना लिख के मतलब बुक्स में अगर आपको कहीं पे ऐसे दिखे क्योंकि ये सक्सेसिव है मतलब बढ़ते ही रहेगा जब तक गेम खत्म ना हो तो ऐसे ऐसे अगर आप करिएगा तो जब ज्यादा लीजिएगा तो बहुत बड़ा बड़ा लिखाने लगेगा तो शॉर्ट में हम लोग इसको ऐसे ना लिख के मतलब पहली बार में फेल हो गया एंड दूसरी बार में फेल एंड फिर तीसरी बार में आया ऐसे तब ऐसे ना करके इसको ऐसे लिख सकते हैं ठीक है इसका मतलब यही होगा अच्छा चांसेस तो हेड आने का चांसेस तो सब में इंडिपेंडेंट है मतलब पहली बार में टेल आया जब इसको मौका मिला फेंकने का तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसका क्या आया क्योंकि टेल आने का यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी वही होगा अब देखिए अगर यहाँ पे भी नहीं जीत पाया तो कब आएगा पहले मिला ए को चांस फिर बी को मिला फिर ए को मिला फिर बी को मिला और फिर ए को मिला तो वो इसी तरीके से वो जीतेगा ये वाला पार्ट समझ में आया इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड ये बहुत सिंपल है दो लोग हाँ बता दे रहे हैं दो लोग खेल रहे हैं ठीक है एक कॉइन ले लिया उससे खेल रहे हैं होता है ना बच्चों के बीच में देखिए अक्सर दो लोग कॉइन से खेल रहे हैं और उसमें शर्त है दोनों में कि हेड आने के बाद गेम खत्म हो जाएगा लेकिन उसमें ए को पहले मौका मिला है फेंकने का ए को पहले मौका मिला है कि तुम पहले फेंको या ए बोलेगा कि हम पहले फेंकेंगे ठीक है
तो अब आप ये सोचो कि मतलब गेम जब हो चल रहा है तो कोई ना कोई तो जीतेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी, क्या संभावना है कि ए के जीतने का क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, और फिर बी के जीतने का क्या प्रोबेबिलिटी, यही पूछा, दोनों के जीतने का प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है। तो ए कैसे जीत सकता है वो सोचो, क्योंकि यहाँ पे आपको नहीं मेंशन किया गया है कि कितना बार आपको कॉइन को फेंकना है। ये नहीं बोला गया कि 5वीं बार में ए के जीतने का क्या प्रोबेबिलिटी है या 8वीं बार में ए के जीत, ऐसा कुछ, ये तो और डेंजर क्वेश्चन हो जाएगा। आपको ये सब नहीं बोला, आपको सिंपली बोला है कि ए के जीतने का क्या प्रोबेबिलिटी। तो आपको सिर्फ ये सोचना है कि ए कैसे जीत सकता है, क्योंकि ए को पहले मौका मिला है, तो ए कॉइन को जैसे ही फेंकेगा और मान लीजिए हेड दिख गया तो गेम वहीं पर ओवर। कभी-कभी आप बॉक्सिंग में देखते हैं, बॉक्सर जाता है, एक पंच मारता है, सामने वाला धराशायी। आप अभी अगर आप घूम ही रहे हैं और मालूम पड़ा कि ओ गेम खत्म, मतलब आप थोड़ा-सा देखें कि चलो बॉक्सिंग देखेंगे, अब मालूम पड़ा सिंगल पंच में गेम खत्म हो गया। तो बड़ा दुःख होता है कि हम वो पंच भी नहीं देख पाए ठीक से और गेम भी खत्म हो गया। ऐसा होता है। या अगर मान लीजिए ओलंपिक में आप 100 मीटर का दौड़ देख रहे हैं और थोड़ा-सा आप पानी-वानी लाने या इधर-उधर 19-20 हुए, उतनी देर में आपका वो भी गेम खत्म। तो एग्ज़ैक्टली यहाँ पे यही चीज़ है कि अगर ए मान लीजिए फेंक रहा है और वो हेड दिख गया तो गेम वहीं पे खत्म। सपोज़ करिए कि अगर उस मौके पे ए नहीं जीत पाया, ठीक है? तो फिर किसको मौका मिलेगा? बी को मिलेगा मौका। तो हमको जिताना इस बार किसको है? हम ए के प्रायोरिटी, हम चांसेस ना ए के जीतने का प्रायोरिटी जानना चाह रहे हैं। तो मतलब कि ए पहली बार में नहीं जीतेगा तो फिर तीसरी बार में जीतेगा, तभी ना जीत सकता है। ए अगर जीतेगा तो तीसरी बार में जीतेगा, क्योंकि पहली बार में तो उसका नहीं आया, पहली बार में उसको नहीं आया, पहली बार में टेल आ गया उसको, तो फिर बी को तो मौका दे दिया जाएगा ना खेलने का कि तुम खेलो, और उसका नहीं आएगा, आना चाहिए, तो उसका भी टेल आया, तो फिर तीसरी बार में फिर से आपको ए को मौका मिलेगा। जब ए को फिर मौका मिलेगा तो फिर से हेड आना चाहिए उसका, तो ऐसे जीत सकता है वो खेल। अगर मान ली इस जगह पे भी वो खेल नहीं जीत पाया, देखिए हम ए को जिताने का प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, तो फिर कब जीतेगा? ए का नहीं आया, बी का भी नहीं आया, ए का नहीं आया, फिर बी का नहीं आया, फिर ए का, फिर 5वीं बार में जब उसको मौका मिलेगा तब आएगा। यहां नहीं जीता तो फिर 7वीं बार में जीतेगा, यहां नहीं जीता 9वीं बार में हो सकता जीत जाए। अभी समझ में आया ये कैसे प्रोसेस हो रहा है? ये सक्सेसिव है, मतलब बढ़ते रहेगा, कब तक? जब तक गेम खत्म ना हो जाए। देखिए हम लोग प्रायोरिटी ए के जीतने का निकालना है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? पीछे 4-5 साल में इस पैटर्न का क्वेश्चन बहुत आ रहा है, तो कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। बढ़े आगे, आगे बात करें इसके ऊपर। हाँ, बोल दिया करिए, कुछ तो बोलिए। एक बच्चा तो बना लिया, 2/3 आंसर दे दिया। तो अब देखिए एक चीज जान लीजिए, कॉमन वॉमन नहीं आता है। एक चीज जान लीजिए, अगर हम इसीलिए जानते हैं हम कैसे लिखना चाह रहे थे, हम फिर से उसको लिखते हैं। हम इसीलिए बार के सिस्टम से लिख रहे हैं, बार वाला थोड़ा मुझे ज्यादा पसंद आता है। हम ऐसे लिखना चाह रहे थे, देखिए कैसे। पहली बार में आप दोनों में से कोई भी लाइन चलेगा, ये दोनों सेम लाइन है, ठीक है। हेड नहीं आना चाहिए, हेड नहीं आना चाहिए, फिर हेड आएगा। ये देखने में थोड़ा गंदा लग रहा है, इसलिए हम टेल लिख दिए, ठीक है। हेड नहीं आना चाहिए, हेड नहीं आना चाहिए, हेड नहीं आना चाहिए, हेड नहीं आना चाहिए, हेड आना चाहिए। इस लाइन के बाद ये लाइन हम नहीं लिखे हैं, हम बोलेंगे या तो आप ये लाइन लिख लो ऊपर वाला, या तो ये लाइन लिखो। अब बोलोगे हम ये लाइन क्यों लिखे? देखो एक चीज जान लो, समझो बात को। तुम कुछ भी लिखते हो ना, और का मतलब यूनियन होता है, मतलब अगर बढ़ते जा रहा है, समझोगे बात को। तो एक बार तो ये सिंगल सिंगल खुलता है, जैसे ए बी सी, ऐसे खुलते जाएगा खुलते जाएगा। उसके इन दोनों में इंटरसेक्शन प्रोसेस भी चालू होता है, इंटरसेक्शन भी चालू होता है। लेकिन जैसे ही हम आपको बताएं कि बाहर आ जाने के बाद ना कॉमन नहीं आता, फिर भले आपको देखने में लगेगा यहाँ हेड है, यहाँ हेड है, वगैरह वगैरह जो भी लगे, लेकिन फिर वो कॉमन नहीं आता बाहर आने के बाद। इसलिए बाहर रख के बनाने में मुझे थोड़ा पसंद आता है, टेक्निकली बात। अब अगला स्टेप अगर आप बुक्स में देखिएगा तो वो लिखेगा क्या, प्रोबेब ऑफ एच प्लस प्रोबेब ऑफ, आप ऊपर वाला भी चला सकते हो, ऊपर वाला चलाते हैं, चलो, टी 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 एच। क्लियर है? अब देखिए टेल और हेड आने का जो है ना, वो प्रायोरिटी तो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। मतलब यहाँ पे टेल आने का प्रायोरिटी, इसके टेल से कोई उसको मतलब नहीं है कि यहाँ पे टेल कैसे आया, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा यहाँ पे टेल आने के लिए? ऐसा नहीं है, कॉइन है भाई,
जब भी आप कॉइन को फेंकोगे टेल आने का प्रोबेबिलिटी हाफ ही रहेगा। ये समझ में आया? एडिशन सी क्यों लगाएं? बुक्स में तो और वाला चक्कर लगाता है भी नहीं, डायरेक्ट एडिशन मार देता है, क्योंकि मेरे को मालूम है कि अगर आप इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन लीजिएगा तो नहीं आएगा, इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन लीजिएगा तो नहीं आएगा। देखिए फार्मूला को पहले आप समझिए, फार्मूला क्या होता है। अगर आप तीन चीज का यूनियन लेते हैं तो पहले वो सब सिंगल सिंगल खुलता है, हो गया। उसके बाद क्या होता है, सब एक दूसरे के साथ इंटरसेक्शन करता है, देखिए सब एक दूसरे के साथ इंटरसेक्शन कर रहा है, ए बी के साथ, ए सी के साथ, और आपका बी सी के साथ करता है, सब करता है। उसके बाद फिर क्या होता है, तीन तीन वाला इंटरसेक्शन होता है। तो अगर आप मान लीजिए 4 का खोल रहे हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, तो सब सिंगल 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 टूटेगा ऐसे, और उसके बाद फिर क्या होगा, सबके बीच में इंटरसेक्शन होगा, सबके बीच में इंटरसेक्शन होगा ऐसे। उसके बाद फिर क्या होगा, तीन तीन के बीच में इंटरसेक्शन होगा, फिर क्या होगा, 4 के बीच में इंटरसेक्शन होगा। यही तरीका होता है। अगर 5 आप ले लोगे तो 5 में भी वैसे ही होता है। लेकिन ये सब क्वेश्चन का एक अच्छा बात क्या है ना, कि जब बाहर आ जाता है, जब बाहर आ जाता है तो इंटरसेक्शन वाला पूरा प्रोसेस ही खत्म हो जाता है, कॉमन ही नहीं आता है कुछ, इसलिए डायरेक्ट ऐड मारता है। तो कई बच्चों को जानते हैं अगर कंसेप्ट नहीं है तो वो कुछ गलत कंसेप्ट बना लेते हैं, अच्छा हर बार ऐड ही होता है, तो वो एक गलत कंसेप्ट बन जाता है। लेकिन ये गलत कंसेप्ट भी प्रायोरिटी में हिट है, क्योंकि इससे कोई दिक्कत नहीं होता है आंसर आने में। अभी समझ में आया? देखिए, टू पर्सन्स ए एंड बी थ्रो अ कॉइन अल्टरनेटली टिल वन ऑफ देम गेट्स अ हेड एंड विंस द गेम। दो लोग किसी कॉइन से खेल रहे हैं और ये है उन लोगों के बीच में कि हेड आने पे गेम खत्म हो जाएगा। फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग इफ ए स्टार्ट फर्स्ट। तो आप इनका विनिंग का प्रोबेबिलिटी निकालिए अगर ए को पहले मौका मिल रहा है। ए को पहले मौका मिला है तो हम लोगों ने भी ए ही को पहले मौका दिया, कि ए कैसे जीतेगा हम वो सोचते हैं। ए पहले चांस में जीत सकता है क्योंकि इसको पहले मौका मिला है, या तो फिर तीसरे चांस में, पहले में नहीं जीता तो उसको तीसरे में फिर मौका मिलेगा, यहां नहीं मिला तो फिर पांचवें में मौका मिलेगा। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते थे और ऐसे भी लिख सकते थे, और एक्चुअली ये जो लिखते हैं वो ये समझ लीजिए कि इंटरसेक्शन होता है, क्योंकि बड़ा बड़ा सब आने लगता है तो इसलिए इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखना चालू कर देते हैं। तो आप इसको आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी। एक और कंसेप्ट सिखाएं कि अगर बार आ जाता है तो कॉमन होना बंद हो जाता है। चलिए इतना बात तो आप समझ गए। उसके बाद अब ये थोड़ा टूटेगा, थोड़ी सारा जो प्रोसेस है वो इंडिपेंडेंट है। इस केस में प्रोबेबिलिटी इंटू प्रोबेबिलिटी एच प्लस प्रोबेबिलिटी इंटू प्रोबेबिलिटी एच। तो देखिए क्या होगा, ये हो गया हाफ, ये भी हाफ 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 का क्यूब, तो सब में हाफ ही आएगा, हाफ पे पावर 5 और आप पे इन्फिनिटी। देखिए एक फार्मूला यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, फार्मूला है ए प्लस ए आर स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी जीपी में। तो फार्मूला होता है कि एस इन्फिनिटी अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, ए बाई 1 माइनस आर, ये फार्मूला है। ए क्या है, फर्स्ट टर्म, आर क्या है, रेशियो। तो अगर आप इसको जोड़ना चाहते हैं ना, इसको जोड़ना चाहते हैं तो आपको इस फार्मूला का हेल्प लेना होगा, क्योंकि ये भी जीपी में है। अगर फर्स्ट टर्म हाफ लेते हैं और आर आप निकाल लीजिए, हाफ का स्क्वायर हो जाएगा, तो एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन हाफ 1 माइनस आर कितना होगा, हाफ का क्यूब बाई हाफ, ठीक है, तो 1/2 का स्क्वायर। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए, इज इक्वल टू हाफ, ये 4 हो जाएगा, 4 5 से 1/4, ठीक है, ये कट जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 2/3। ओके, ये था आपके ए के जीतने का प्रोसेस। अगर आप सपोज करिए, ठीक है, ए के जीतने का प्रोसेस था, अगर आपको बी को जितवाना, ज्यादा मेहनत नहीं करना है। बी के जीतने का प्रोसेस क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन कर लीजिएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3, यानी कि 1/3, बी के जीतने का। क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया? पहले वो क्लियर करिए।
कंसेप्ट क्लियर है? चलिए, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स। अभी इसमें इस प्रोसेस में एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि अभी जस्ट है, अगले दिन इसी क्वेश्चन को करने में हमको टाइम लगेगा, तो बेहतर है कि काम खत्म करें इसका। जैसे क्वेश्चन है ए एंड बी, A and B throw a die alternately till one of them gets a 6 and wins the game. Find their respective probabilities. Find their respective probabilities of winning if A starts first। एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए और बी इस बार डाई के साथ खेल रहा है, अल्टरनेटिव टिल वन ऑफ देम गेट्स अ 6 एंड विंस द गेम। फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग इफ ए स्टार्ट फर्स्ट। तो हमें इवेंट मान लेते हैं। ई एक इवेंट है, इवेंट दैट ए गेट्स अ 6, ठीक है। और एक और इवेंट ले लेते हैं, एफ इवेंट है दैट बी गेट्स अ 6। तो ए के जीतने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, फिर से देखते हैं। ए के जीतने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। ए को जैसे ही 6 आएगा गेम खत्म, और ए को पहले मौका मिला है, तो क्या करिएगा आप, पहले ही चांस में आपको आ गया 6, ओके। या अगर वो यहां नहीं जीत पाएगा तो क्या होगा, इसका 6 नहीं आना चाहिए। देखिए 6 ए के इवेंट दैट ए गेट्स अ 6 को ई माने, ए के 6 आने का इवेंट आप ई माने हैं, और बी के 6 आने के इवेंट को आप एफ माने हैं। तो यानी कि अगली बार फिर बी को मौका मिलेगा, और बी का भी 6 नहीं आना चाहिए, यानी कि एफ बार। क्लियर है? या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ऐसे नहीं अच्छा लग रहा हो तो पहली बार में 6 आ जाना चाहिए, या 6 नहीं आए, 6 नहीं आए फिर 6 आए, या नहीं आए नहीं आए नहीं आए नहीं आए नहीं आए आए, हो गया। बेहतर था ई और एफ करके बनाते, एग्जाम में ज्यादा बेहतर लगता है बनाने में, ठीक है। ए कैसे जीतेगा, पहली बार में 6 आ जाए, पहली बार में नहीं आया तो फिर तीसरी बार में आए, तीसरी बार में नहीं आया तो पांचवी बार में आए। तो क्या लिखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस 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 अप टू इन्फिनिटी। 6 आने का क्या प्रोबेबिलिटी होता है डाई में, 1/6। या फिर एक काम और कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंडिपेंडेंट है सारा थ्रो, किसी भी थ्रो को पिछले थ्रो से कोई मतलब नहीं है, तो 6 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/6। 5/6 5/6, फिर 5/6 5/6 5/6 5/6 1/6। तो क्या करेगा, 1/6 1/6 इंटू 5/6 का स्क्वायर, 1/6 इंटू 5/6 की पावर 4 एंड अप टू इन्फिनिटी। आप चाहो तो 1/6 को यहां से कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस 5/6 का स्क्वायर, और नहीं भी कॉमन लोगे तो भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है,
ए आर स्क्वायर इन्फिनिटी ए बाई 1 माइनस आर। तो 1/6 को आप वैसे छोड़ दो, हम इसको जोड़ देते हैं। फर्स्ट टर्म 1 का काम कर रहा है 1, ए का काम कर रहा है 1 माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। बस थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो, 6 स्क्वायर को ऊपर कर लो, 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर सॉल्व कर लेना, रिजल्ट आ जाएगा, है ना। एक 6 से 6 कैंसिल ही हो जाएगा, ऊपर में ये 6 बचा, 36 और 25, 25 35 11, 6/11 इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन और इसमें देखते हैं, जब 3 लोग खेलते हैं तो क्या होता है इसमें, है ना। ये 2 पे गेम था, सिमिलर होता है बट फिर भी एक बार देख लो, बहुत टाइम नहीं लगेगा इसको भी बनाने में। अब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन इंडिपेंडेंट इवेंट से बना सकते हैं, बनना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। जिस पैटर्न का क्वेश्चन आता है वो हम करा दिए हैं आपको। हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, हो सकता है कल वाले क्लास में, है ना। आज मान लीजिए 3 लोग खेलते हैं तो क्या होता है, क्वेश्चन है 3 persons A, B, C, 3 persons A, B, C throw a die, throw a die in succession till one gets a 6, till one gets a 6 and wins the game, and wins the game. Find their respective probabilities of winning. Find their respective probabilities of winning. ठीक है, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा और कुछ नहीं, है ना। ये थोड़ा सा कैलकुलेशंस में थोड़ा सा बड़ा बनेगा बस, प्रोसेस लगभग वही रहेगा आपका। चलिए मिटा देते हैं इसको। हाँ देखिए, 3 persons ABC throw a die in succession till one gets a 6 and wins the game। मतलब किसी भी एक का अगर 6 आता है तो गेम खत्म। फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग, देखिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज। रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज का मतलब ए को पहले मौका मिलेगा, फिर बी को मिलेगा, फिर सी को मिलेगा। अगर आप ये चीज नहीं समझ पाएगा तो गलती हो जाएगा आपसे, यानी पहला मौका फिर से इस बार ए को मिल रहा है। 6 आने का प्रोबेबिलिटी को हम मान लेते हैं, है ना। 6 आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा भाई, 6 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6 होगा, 6 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी 5/6 होगा। ए कैसे जीतेगा वो देखते हैं। पहले चांस में जीत जाएगा, 6 आ जाएगा, या पहले चांस में अगर नहीं जीता तो फिर कब जीतेगा। ए खेला, नहीं जीता, फिर बी को मौका मिला, नहीं आना चाहिए, फिर सी को मौका मिला, फिर नहीं आना चाहिए, फिर एक मिला, फिर कब जीतेगा। ए बी सी, फिर A। देख रहे हैं आप, ये होगा। तो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा बनाने टाइम। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस 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 एंड एस 6 7 ऐसे बढ़ेगा। अच्छा, ये आने का क्या चांस है, 1/6। कर दें क्या इसको, ये तोड़ ही देते ना। एंड सिमिलरली सोच रहे अगर इनके बीच में इंटरसेक्शन चलाते तो क्या होता, देख रहे हैं कितना लंबा हो जाता, 1 2 3 4 5 6 7, बहुत
6 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6, तीन जगह पर नहीं आ रहा है, 1/6 इंटू 5/6 का होल क्यूब। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जगह पर नहीं आ रहा है, तो 1/6 5/6 पे पावर 6 ठीक है। यहां तक सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा। 1/6 को कॉमन खींच लोगे, कुछ दिक्कत वाला बात है नहीं। ये 1 हो जाएगा, फिर आप आ जाओ 5/6 का होल क्यूब हो जाएगा, 5/6 पे होल पावर 6 हो जाएगा, एंड अप टू इनफिनिटी सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक छोटा सा और काम कर लेते हैं, बी के जीतने का कैसे प्रोबेबिलिटी निकलेगा। देखो जनरली बच्चे बी में गलती करते हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले बी को मौका कब मिलेगा वो सोचो, जब ए का नहीं आएगा। तो यानी देखो बी को पहला मौका कब मिलेगा, जब ए का नहीं आए और फिर बी को मौका मिले। या अगर इस जगह पे बी नहीं जीतेगा तो कब जीतेगा, ए को मौका मिला नहीं आया, बी को भी नहीं आया, सी को भी नहीं आया, ए को भी नहीं आया, फिर बी को आया, ऐसे डायरेक्ट कर देता है। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो अपने तरीके से, ज्यादा नहीं लिए, बहुत ज्यादा हो जाता है। और ए और बी के जीतने का प्रोबेबिलिटी आप निकाल लेना, ठीक है। ए के जीतने का प्रोबेबिलिटी हम बता रहे हैं कितना आएगा, ए के जीतने का प्रोबेबिलिटी आएगा 6/11, बी के जीतने का प्रोबेबिलिटी आएगा आपको 5/, नहीं कुछ गलती कर रहे हैं हम, एक मिनट रुक जाओ। ए के जीतने का प्रोबेबिलिटी आएगा 36/91, और बी के जीतने का प्रोबेबिलिटी जो होगा ना वो आएगा 30/91। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका रिजल्ट 36/90 बनाना चाहिए, और जब बी वाले को सॉल्व करो तो रिजल्ट 30/90 बनाना चाहिए। सी का, अब सी का कैसे करना, सी निकालना नहीं होता है, 1 माइनस प्रोबेब ऑफ ए विन प्लस प्रोबेब ऑफ बी विन, ये कर लेगा। ये किसका निकलेगा, सी के जीतने का प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया, इसको फिर से समझाने का जरूरत है, जल्दी से बोलिए। 3 वाला इसीलिए कर दिए कि थोड़ा सा करें, एग्जाम में गलती ना हो आपसे, इजी है। इसमें सिर्फ ध्यान देने वाला बात यहां पे है ना, बी वाले में, कि बी वाले को मौका यहां मिलेगा, ठीक है, क्योंकि बी को दूसरा मौका मिल रहा है, ठीक है। ए के जीतने का तो आप समझ गए, ए को पहला मौका मिलेगा, पहले से नहीं जीता तो फिर चौथे में जीतेगा, क्योंकि ए के बाद बी खेलेगा। अगर ए यहां नहीं जीता तो फिर ए को नहीं आना चाहिए, फिर बी का नहीं आना चाहिए, फिर ए को मौका मिलेगा। फिर इसमें आओ, ए नहीं जीता, बी नहीं जीता, सी नहीं जीता, ए नहीं जीता, बी नहीं, सी नहीं, फिर ए, तो फिर ए को यहां मौका मिलेगा। अकॉर्डिंगली करना था। ये तो हम लोग पिछले 2 क्वेश्चन से कर रहे हैं। जब बी की बात करते हैं तो क्या होता है, बी को देखो ए नहीं जीतना चाहिए तब बी को मौका मिलेगा, और अगर बी इस जगह पे नहीं जीता तो कहां जीतेगा, ए बी सी तीनों नहीं जीता, फिर ए नहीं जीता, फिर बी को मौका मिलेगा, बी यहां पे जीतेगा। तो बाकी सारा तो वही प्रोसेस है, नहीं आने का चांस 5/6, आने का चांस 1/6, बाकी तो आप जानते हो कैसे होता है। तो उम्मीद करते हैं यहां तक बात आपको समझ में आया होगा। यहीं तक रखते हैं क्लासेस को, फिर नेक्स्ट डे हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरफ मूव करेंगे, या 2-4 क्वेश्चन इस पे और करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।